चोरी करके दिखा। सेठ की बात सुनकर मगन ने चांद की तरफ देखा और फिर सेठ से बोला, ओके, मंजूर है, कल सुबह चांद मेरे हाथ में होगा। ऐसा कहकर मगन वहाँ से निकल गया और सेठ खुश होकर घर में आकर सो गया। मगन चांद की तरफ देखकर सोचता हुआ चल रहा था कि चांद को चुराऊं कैसे। सब मुझे बेवकूफ समझते हैं, पर मैं बेवकूफ हूँ नहीं। चांद चुरा कर जब मैं अपनी अकल का सबूत दूंगा तो सेठ की शक्ल देखने लायक होगी। तभी मगन को पेड़ की डाली पर एक चमगादड़ उल्टा लटका हुआ दिखा। चमगादड़ों के नाखून की पकड़ इतनी मजबूत होती है कि उन्हें ट्रक से खींचा जाए तो भी नहीं छूटती। चांद की चोरी में चमगादड़ भी भागीदार होंगे। मगन ने चमगादड़ को डाली से उतार लिया और अपने थैले में डाल दिया। फिर मगन गांव में आया और रास्ते में खड़े एक ट्रक को चुराकर ट्रक को एक मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। फिर उसने थैले से चमगादड़ निकाला और एक लंबी रस्सी भी निकाली। रस्सी का एक सिरा उसने चमगादड़ के गले में अटका दिया और दूसरा सिरा ट्रक के पीछे बांध दिया और चमगादड़ को चांद की तरफ फेंक दिया। देखते देखते चमगादड़ आसमान चीर कर ऊपर उड़ा तो उसके साथ साथ रस्सी भी उड़ने लगी। चमगादड़ उड़ता रहा और उड़ते उड़ते चांद को जाकर उल्टा लटक गया। फिर क्या था, खुश होकर मगन ट्रक में बैठ गया और ट्रक चलाने लगा। ट्रक की ताकत से रस्सी से बंधे चमगादड़ को खींचने लगा तो चमगादड़ के साथ साथ चांद भी हिलने लगा और देखते देखते चांद जमीन पर आकर गिर गया। मगन झट से ट्रक से उतरा और उसने चांद उठा लिया। चांद को देखकर मगन काफी खुश था। चांद चोर चमगादड़, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हो। मगन ने चमगादड़ को रस्सी से मुक्त किया और उड़ा दिया। दूसरे दिन हाथ में चांद लेकर मगन सेठ के घर की तरफ निकला। मगन के हाथ में चांद देखकर लोग आश्चर्य जताने लगे। मगन ने सेठ को चांद दिखाया तो सेठ भी चकित होकर सोचने लगा, लंगूर के हाथ में अंगूर सुना था, पर लंगूर के हाथ में चांद। इस चांद की जगह लंगूर के हाथ में नहीं, मेरे हाथ में है। मैं इसे हथिया कर ही रहूंगा। फिर सेठ बोला, अरे वाह वाह मगन, तुम्हारी अकल और सूझबूझ की दाद देता हूँ। अब चोरी चकारी छोड़ो और एक म्यूजियम खोल लो। लोग चांद देखने आएंगे तो मोटी कमाई होगी। फिर क्या था, मगन ने म्यूजियम खोला और कांच की पेटी में चांद रख दिया। दूर दूर से लोग चांद देखने आने लगे और मगन की तगड़ी कमाई होने लगी। लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चला। चांद दिन प्रतिदिन छोटा होता चला गया और अमावस की रात में चांद गायब हो गया। ये देखकर मगन रोने लगा। हे भगवान, इतनी मेहनत से चांद चुराया, ये चांद तो गायब हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मगन जोर जोर से रोने लगा। तभी सेठ वहाँ आए और बोले, बहुत बुरा हुआ मगन, तुम तो बर्बाद हो गए। अब क्या करोगे? आप ही बोलो, क्या करूं? ये म्यूजियम मुझे बेच दो। हाँ, खरीद लो। चांद चला गया, अब मैं इसका क्या करूंगा? खरीद लो। फिर सेठ ने चंद पैसे देकर म्यूजियम खरीद लिया और मगन चला गया। कुछ दिन बीत गए, अमावस का प्रभाव खत्म हुआ और पूर्णिमा आने लगी। धीरे धीरे चांद बढ़ने लगा और लोग फिर से चांद देखने आने लगे। इस प्रकार सेठ मोटी कमाई करने लगा और बेवकूफ मगन फिर से घरों के पिछवाड़े जाकर दीवार तोड़ने लगा। जयंत सेठ ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे पैसे कमाए थे। वो काफी रईस थे। उनकी कई सारी फैक्ट्रीज थीं और बंगले भी। पर अब वो बीमार थे और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। जयंत सेठ की देखभाल उनका पुराना नौकर मदन कर रहा था। सेठ जी, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा वकील जी को बोल दिया। आप अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर रहे हैं। केवल वो जंगल वाली झोपड़ी विजय के नाम होगी। ठीक है, पर सेठ जी आप तो अजय बाबा को अच्छे से जानते हैं, फिर भी आपने अपनी पूरी जायदाद अजय बाबा के नाम कर दी और बेचारे भोले भाले विजय बाबा को बस एक झोपड़ी दी। ऐसा क्यों सेठ जी? मैं जानता हूँ कि अजय कितना नीच है। वो जायदाद के लिए अपने भाई के साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दी। इससे मेरा छोटा बेटा बच जाएगा। पर छोटे बाबा को गरीबी की जिंदगी गुजारनी होगी। नहीं मदन, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस देखते जाओ। मैं अपने सारे फैसले सोच समझ कर ही लेता हूँ। जी मालिक। बस मेरे मरने के बाद तू विजय के साथ रहना। जी मालिक। कुछ महीनों बाद जयंत सेठ स्वर्ग सिधार गए। इनके मरते ही वकील जी घर आए।
सेठ जी ने अपनी सारी जायदाद अपने बड़े बेटे अजय के नाम कर दी है और विजय तुम्हारे नाम बस एक जंगल की छोटी सी झोपड़ी की है। वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं। मैं तो ये सोच रहा था कि कैसे मैं जायदाद में ज्यादा हिस्सा ले लूं। अच्छा हुआ ये पूरी जायदाद ही मेरी हो गई है। मुझे जायदाद का कोई लालच नहीं है। बाबा ने मुझे जो कुटिया दी है मैं उसी में खुश रहूंगा। भैया मैं चलता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। विजय अपने बंगले को छोड़कर निकल नहीं रहा था कि अजय बाबा, मैं भी विजय बाबा के साथ ही जाना चाहता हूँ। तू वहाँ उस झोपड़ी में क्या करेगा? मुझे सेठ जी ने आज्ञा दी थी कि मैं विजय बाबा के साथ ही चला जाऊँ। अच्छा ठीक है, जा जा चला जा। विजय और मदन काका जंगल की ओर चल पड़े। जंगल के बीच उन्हें एक कुटिया दिखी। पता नहीं सेठ जी ने ऐसा क्यों किया। एक बेटे को इतनी सारी जायदाद और दूसरे को बस ये छोटी सी कुटिया। काका आप इतना मत सोचो, बाबा ने ये फैसला भी सोच समझकर ही लिया होगा। देखते हैं बेटा। दोनों उस कुटिया के पास पहुँचे। विजय ने जैसे ही कुटिया के अंदर कदम रखा तो वो चौंक गए। काका काका। जब मदन कुटिया के अंदर आया तो उसकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो कुटिया अंदर से एक आलीशान महल था। बाहर से भले ही वो एक छोटी सी कुटिया हो, पर अंदर से वो राजमहल था। बाप रे, मैंने कहा था ना, बाबा ने फैसला सोच समझकर ही लिया था। जी, मालिक की बात तो अब समझ में आई है हमें। दोनों दंग होकर अपने नए महल का कोना कोना देखने लगे। भीतर एक बड़ा सा सिंहासन था। यहाँ तो एक सिंहासन भी है। हाँ विजय बाबा, बैठ के दिखाओ जरा कैसे लगते हो। विजय सिंहासन पर बैठ गया। ये तो बिल्कुल राजाओं का सिंहासन है। विजय जैसे ही सिंहासन पे बैठा, उसके सामने एक जिन आ गया। क्या हुक्म है मेरे आका? जी 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 जिन। जी, मैं एक जिन ही हूँ। तुम यहाँ कैसे? मैं इस सिंहासन में रहता हूँ। मैं समझा नहीं। आज से लगभग 45 साल पहले तुम्हारे बाबा जयंत सेठ की एक कबाड़ी की दुकान थी। उस समय वो इसी झोपड़ी में रहा करते थे। तब एक दिन एक दूर का व्यापारी ये सिंहासन सेठ जी को बेच कर चला गया था। जयंत सेठ ने इस सिंहासन की मरम्मत करवाई और इसे झोपड़ी में ले आए। जयंत सेठ जैसे ही इस सिंहासन पर बैठे, मैं उनका गुलाम बन गया और तब से मैं अपने मालिक की हर इच्छा पूरी करता आया हूँ। कुछ महीनों पहले मालिक यहाँ आए थे और उन्होंने अपनी आखिरी इच्छा मांगी। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा विजय इस सिंहासन पर बैठेगा। जैसे तुमने जिंदगी भर मेरा साथ दिया, मेरे बेटे का भी जरूर साथ देना। उसे खुश रखना हमेशा। इसलिए अब मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। मुझे अपनी इच्छा बताओ मालिक। फिलहाल तो मुझे बहुत भूख लग रही है। कुछ खाने को मिल जाता तो अच्छा होता। जो हुक्म मेरे मालिक। जिन ने विजय के सामने ढेर सारे पकवान हाजिर कर दिए, जो देखकर विजय और मदन दोनों स्तब्ध रह गए। अरे इतने सारे पकवान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे। मदन और विजय दोनों पकवान खाने लगे। तभी अजय झोपड़ी के अंदर आया। वो झोपड़ी के अंदर का महल देखकर दंग था। तो बाबा ने मेरे साथ धोखा किया। तुझे ये जिन दे दिया जो तेरी हर इच्छा पूरी करेगा और मुझे बस थोड़ी सी जायदाद दी। मुझे ये जिन चाहिए। तुम हंस क्यों रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए क्यों नहीं? क्योंकि मेरे पहले मालिक ने इन्हें मेरा अगला मालिक बनाया है और जब तक ये मुझे किसी और को नहीं देते, मैं इनका ही गुलाम रहूंगा। अच्छा ये बात है, तो मैं तुझे छीन कर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरे रहते हुए मेरे मालिक को कोई छू भी नहीं सकता। मेरी कमर शायद इतना तुम्हारे लिए काफी है। अगर अगली बार मेरे मालिक के पास भी आए तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। समझ गए? मैं समझ गया मैं। सेठ जी ने बिल्कुल सही निर्णय लिया था। वो ये पहले से जानते थे। हाँ। उस दिन के बाद विजय और मदन अपनी जादुई झोपड़ी में खुश थे। न उन्हें किसी बात की चिंता थी और न ही किसी का डर।